दोस्तों, ये कहानी है गौतम सिटी की, जहां अमीरी और गरीबी के भेदभाव को साफ सड़कों पर देखा जा सकता है। जहां अमीरी कोट पैंट पहने, हाथों में ब्रीफकेस थामे एक ओर से दूसरी ओर दौड़े जा रही है, तो इसी भाग दौड़ के बीचों बीच गरीबी एक जगह पर खड़े, चेहरे पर क्लाउन मेकअप लगाए, हाथ में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का साइन बोर्ड पकड़े अपनी जगह पर खड़ी है। और ये गरीबी की चादर लपेटी है हमारी फिल्म के हीरो ने। नहीं, ये हीरो नहीं, बल्कि ये है जोकर, जिसका नाम है आर्थर। आर्थर अपनी अकेली बूढ़ी माँ पेनी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और उसका सिर्फ एक ही सपना है, अपने पसंदीदा टीवी कॉमेडियन मुरे फ्रैंकलिन की तरह स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, जिसके लिए आर्थर खूब तैयारी करता है। एक दिन कुछ बच्चे आर्थर के साइन बोर्ड को छीन कर भाग जाते हैं और जब आर्थर उनके पीछे भागता है तो वो उसके चेहरे पर बोर्ड फेंक कर मारते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर वो सब मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। जिसके बाद एक कमरे में बैठा आर्थर जोर जोर से हंसता है। सामने आर्थर की साइकेट्रिस्ट बैठी होती है, जो उससे उसकी जर्नल मंगाती है, जिसमें लिखा होता है, आशा करता हूँ मेरी मौत मेरी जिंदगी से बेहतर होगी। और फिर अपनी साइकेट्रिस्ट को बताता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। वही आर्थर को अपनी दिमागी बीमारी के लिए दवाइयाँ खरीदनी होती हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, पर पैसे की कमी के चलते वो गवर्नमेंट द्वारा दी गई मुफ्त की मेडिसिन लेना शुरू करता है। घर लौटते वक्त बस में बैठे आर्थर सोच में डूबा होता है। तभी एक बच्चा उसे घूरने लगता है, तो वो फनी फेसेस बनाकर बच्चे को हंसाता है। लेकिन उसकी माँ एक स्ट्रेंजर को अपने बच्चे के साथ बात करता देख गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को आर्थर से बात करने के लिए मना करती है। आर्थर एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस बच्चे की माँ आर्थर को अब घूरने लगती है। तभी वो बैग से अपनी दिमागी बीमारी से जुड़ी एक चिट निकाल कर दिखाता है, जिस पर उसकी हंसी की वजह लिखी होती है। चिट देखकर महिला दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। जब वो अपने साथ घटी पूरी घटना अपने मालिक को बताता है तो उसका मालिक उल्टा उसे ही सुनाने लगता है और आर्थर को उसकी सैलरी देने से भी मना कर देता है। आर्थर अपनी दिमागी बीमारी और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते अपने मालिक से कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी उसका दोस्त रैंडल उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक रिवॉल्वर थमा देता है और कहता है कि उसे बोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। और फिर आर्थर अपने घर की ओर निकल पड़ता है, जहाँ लिफ्ट में उसे सोफी नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ उसी की बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट में जाती हुई दिखाई देती है। आर्थर को सोफी पसंद आती है। वो अपने घर लौट जाता है, जहाँ उसकी माँ उससे कुछ लेटर्स के बारे में पूछती है। तो आर्थर कहता है कि वो लेटर्स क्यों उसके लिए इतने खास हैं। तो पेनी कहती है कि थॉमस जरूर उनकी हेल्प करेगा, पर आर्थर अपनी माँ पेनी को समझाता है कि वो उसके यहाँ 30 साल पहले काम करती थी और थॉमस वेन उनकी इस वजह से कभी मदद नहीं करने वाला। आर्थर फिर बाहर कमरे में जाता है और शर्ट उतारकर डांस करने लगता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसकी हड्डियां उसके शरीर पर चमक रही होती हैं। अगले दिन आर्थर के घर सोफी आती है और उससे पूछती है कि क्या वो आज उसका पीछा कर रहा था। आर्थर कहता है हाँ, और फिर उसे अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो पर इनवाइट करता है। थोड़े ही समय बाद देखते हैं कि आर्थर को बच्चों के हॉस्पिटल में एक गिग मिलती है, जोकर बनकर उन्हें हंसाने की। म्यूजिक में झूमते जोकर की जेब से तभी एक गन निकलती है और हॉस्पिटल का स्टाफ चौंक जाता है और आर्थर के एम्प्लॉयर को फोन कर दिया जाता है। आर्थर समझाता है कि वो गन केवल एक प्रॉप था, लेकिन उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि रैंडल ने उसे सब कुछ बता दिया है कि आर्थर ने उससे पिस्तौल ली। आखिर में उसका बॉस उसे झूठा और निठल्ला बोलकर काम से निकाल देता है। हंसमुख जोकर के चेहरे पर अब उदासी छा जाती है और वो अब ट्रेन में बैठा घर के लिए रवाना होता है। लेकिन ट्रेन में 3 आदमी एक औरत को छेड़ रहे होते हैं और तभी आर्थर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। उन आदमियों को लगता है कि ये जोकर उन पर हंस रहा है, तो वो उसके पास जाते हैं और उसके हंसने का कारण पूछते हैं, लेकिन आर्थर हंसते ही रहता है। उन आदमियों को गुस्सा आता है और वो आर्थर को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। आर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे तीनों मिलकर पीटने लगते हैं। और तभी गोली चलने की आवाज आती है। आर्थर उन तीनों आदमियों में से 2 पर गोली चला देता है। वहीं तीसरा आदमी लंगड़ाते हुए वहां से बच निकलता है। गोली चलाने के बाद आर्थर खुद हैरान हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया, और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वो वहां से भाग निकलता है। तो वो तीसरा आदमी भी रेंग रेंग कर वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसको वहीं सीढ़ियों पर ढेर कर देता है। 3 खून करने के बाद आर्थर एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर
दरवाजा बंद कर कुछ मिनट अपने किए के बारे में सोचता है और एकदम से डांस करना शुरू कर देता है, जैसे उसे इन तीनों खूनों का रिग्रेट ही ना हो। अगले दिन पूरी गॉथम सिटी में इस मर्डर केस की खबर फैल जाती है और टीवी पर दिखाया जाता है कि वो तीनों आदमी वेन एंटरप्राइजेस के थे। थॉमस वेन टीवी पर उस किलर क्लाउन के बारे में काफी कुछ बोलता है और आर्थर ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ आर्थर को जल्द ही एक बड़े क्राउड के आगे स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिलता है। वो अपने शो पर सोफी को भी बुलाता है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते एक बार फिर आर्थर जोक के बीच में खुद ही हंसने लगता है। शो के अंत में वो एक आखिरी जोक सुनाता है और क्राउड के साथ सोफी भी उसके लिए तालियां बजाने लगती है। दूसरी ओर शहर में किलर क्लाउन आम लोगों का मसीहा बन जाता है और लोग मास्क पहनकर थॉमस वेन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर आर्थर को शांति और खुशी मिलती है। वहीं घर पर उसकी माँ पेनी उसको एक बार उस लेटर को पोस्ट करने के लिए कहती है, जिससे थॉमस उनकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही आर्थर उस लेटर को खोलता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो पेनी और थॉमस का बेटा है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या ये सच है। उसकी माँ उसे बताती है कि थॉमस एक अच्छा और पावरफुल आदमी है और उनके बीच जो भी था वो अगर बाहर आता तो सोसाइटी उसे जीने नहीं देती। और थॉमस ने भी उससे इस बात को दबाने के लिए कहा था, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा था। ये बात सुनकर आर्थर वेन एस्टेट चला जाता है सच पता लगाने के लिए, जहां वहां थॉमस के बेटे ब्रूस से मिलता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां परिवार का बटलर ऑल्फ्रेड पेनीवर्थ आ जाता है और वो आर्थर को वहां से जाने की हिदायत देता है। आर्थर ऑल्फ्रेड को बताता है कि उसे थॉमस से मिलना है और आगे बताता है कि वो थॉमस और उसके यहाँ 30 साल पहले काम करने वाली औरत पेनी का बेटा है। ये सुनकर बटलर उसे और उसकी माँ को पागल कहता है और आर्थर को वहां से जल्द जाने के लिए कहता है। जब आर्थर अपने घर पहुंचता है तो पाता है कि उसकी माँ को स्ट्रोक आया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 2 डिटेक्टिव आर्थर के पास ट्रेन हत्याओं की पूछताछ करने पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में अपनी माँ के बगल में बैठा आर्थर टीवी पर अपने आइडल लोकप्रिय टॉक शो होस्ट मुरे फ्रैंकलिन के शो में अपनी कॉमेडी रूटीन के क्लिप पर मुरे द्वारा मजाक उड़ाते देखता है। आर्थर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन घर जाकर जब वो टीवी पर थॉमस के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखता है तो उसे खुशी होती है। अगली सुबह आर्थर एक निजी मूवी थिएटर प्रोग्राम में घुस जाता है और थॉमस से बाथरूम में आमना सामना करता है, जो उसे बताता है कि पेनी अपने होश में नहीं है और ना ही उसकी बायोलॉजिकल माँ है। आर्थर को सब झूठ लगता है और इस झूठ पर से पर्दा उठाने के लिए वो आर्खम स्टेट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पेनी की फाइल चुराता है, जिसमें लिखा होता है कि वो एक खुदगर्ज महिला थी जिसने 1950 में आर्थर को गोद लिया, जब वो वेन एस्टेट में हाउस कीपिंग का काम करती थी। पेनी ने आर्थर को उसके एब्यूसिव बॉयफ्रेंड के साथ पाला, जिसे बाद में मारपीट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। मारपीट करने की परमिशन देने की वजह से पेनी को आर्खम स्टेट हॉस्पिटल में भेजा गया था। आर्थर को तब समझ आता है कि उसकी माँ ने उसे बचपन से झूठ बोला और वो सिर्फ थॉमस वेन को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना चाहती थी। परेशान होकर आर्थर घर लौटता है और सोफी के अपार्टमेंट में घुस जाता है। आर्थर को अपने अपार्टमेंट में ऐसा बैठा देख सोफी डर जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। तब पता चलता है कि आर्थर और सोफी का जो रिश्ता हम समझ रहे थे वो सिर्फ आर्थर के दिमाग की उपज था। अगले दिन आर्थर हॉस्पिटल जाता है और कोमा में पड़ी पेनी को अपनी जिंदगी के हर दुख और मुश्किलों का कसूरवार ठहराकर बिस्तर पर पड़े तकिए से उसका मुंह दबाकर मार देता है। वहीं दूसरी ओर माँ के मरते ही आर्थर को उसके स्टैंड अप रूटीन क्लिप की पॉपुलैरिटी के कारण मुरे के शो में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जब वो शो पर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है तभी उसके घर पर उसकी पुरानी कंपनी के 2 लोग गैरी और रैंडल भी पहुंच जाते हैं और उसे डिटेक्टिव और ट्रेन हादसे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अब आर्थर को रैंडल की पुरानी हरकत याद आती है और उसे गुस्सा आ जाता है। रैंडल से बदला लेने के लिए आर्थर उसी बंदूक से उसको मौत के घाट उतार देता है, जो रैंडल ने खुद उसे दी थी, लेकिन गैरी को वो बख्श देता है। वहीं दोनों जासूस आर्थर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो मैरून कलर का सूट पहने, चेहरे पर जोकर का मेकअप लगाए, जोकर प्रोटेस्टर से भरी एक ट्रेन में चढ़ जाता है। दोनों डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उनमें से एक जासूस गलती से एक प्रोटेस्टर को गोली मार देता है। इस बीच आर्थर वहां से गायब हो जाता है। शो के लाइव होने से पहले आर्थर मुरे को उसे एक जोकर के रूप में पेश करने के लिए कहता है। स्टेज पर पहुंचकर आर्थर नाचता है, झूमता है और मुरे से हाथ मिलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और उसकी बात सुनकर ऑडियंस हंसने लगती है,
लेकिन मूड तब बदल जाता है जब आर्थर अपने जोक सुनाने शुरू करता है और साथ ही साथ कबूल करता है कि उन 3 आदमियों को उसने ही मारा था। आर्थर समाज को ताना देते हुए कहता है कि कैसे ये सोसाइटी गरीबों और बीमार लोगों का मुरे जैसे आदमी के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाने में साथ देती है। जब मुरे उसको क्रिटिसाइज करता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा मुरे के सर पर गोली चला देता है। गौथम में दंगे भड़कने के दौरान उसने जो हत्याएं की उसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। शहर में दंगों और ढेर सारी जोकर को देख आर्थर गाड़ी में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा होता है और तभी उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से एक की गाड़ी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारती है और पुलिस वाले और आर्थर घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रोटेस्टर्स में से एक वेन परिवार को एक गली में घेर लेता है और ब्रूस के अलावा उसके दोनों माता पिता थॉमस और मार्था पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर देता है। अब तक आर्थर को होश आ जाता है और वो गाड़ी पर खड़ा होकर अपने चारों ओर प्रोटेस्टर्स की भीड़ के बीचों बीच नाचता है और अपने चेहरे पर लगे खून से अपनी मुस्कान को और बड़ा बना लेता है। आखिर में आर्खम स्टेट हॉस्पिटल में आर्थर एक मजाक के बारे में सोचकर खुद से हंसने लगता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्यों हंस रहा है तो वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से कहता है कि वो नहीं समझ पाएगी। वहीं एक तरफ जहां उसी छोटी सी गली में ब्रूस अपने माता पिता की लाश के आगे खड़ा होता है तो दूसरी तरफ आर्थर हॉस्पिटल से बाहर जाता दिखता है और उसके पैरों के निशान खून की छाप छोड़ते जाते हैं। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर करने वाली है। क्या खूनी सच में आर्थर था या फिर वो जो दूसरे की मजबूरी पर खुद का फायदा देखते हैं? फिल्म से जुड़े कई सवाल अभी भी अधूरे हैं कि क्यों आर्थर को अपने बचपन से जुड़ा कोई भी पहलू याद नहीं था। कौन था वो प्रोटेस्टर जिसने थॉमस और मार्था वेन की जान ली थी और क्यों उसने ब्रूस को बख्शा? अगर आपको इन सवालों का जवाब मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।